चलो, आज के दिन जो आप लोगों का शुरू होने जा रहा है वो है एवरेज, औसत। ठीक है। औसत का आज हम लोग बेसिकली बेसिक ही पढ़ेंगे। कुछ खासा इसमें एसएससी लेवल का ट्रिक रहेगा नहीं। एक दो ट्रिक आपको समझ में आ जाए तो ठीक है। नहीं तो ट्रिक नहीं रहने वाले हैं, बेसिक ही रहने वाला है। बेसिक समझने के बाद ही ट्रिक रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं औसत के बारे में। तो पहली बात तो आपको ये जानने की जरूरत है कि दो चीजों में आदमी बड़ा कंफ्यूज रहता है, औसत में और माध्यिका में। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं रहने का, ये दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है ना। दोनों अलग चीजें कैसे हैं, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से बताता हूँ। कि अगर मैं कहूँ कि यह एक लकड़ी 2 मीटर की है, यह एक लकड़ी 3 मीटर की है, यह एक लकड़ी 1 मीटर की है, यह एक लकड़ी जो है 4 मीटर की है, और यह एक लकड़ी 2 मीटर की है। अगर मैं इसको औसत की बात करता हूँ, औसत, तो औसत का एक फार्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है ना। एवरेज का ये फार्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो जो इसमें एवरेज निकलने वाला है वो क्या होगा कि आप इन सबको सम कर दोगे, जोड़ दोगे। 2 + 3 + 1 + 4 + 2 और अपान, ये 5 नंबर्स हैं तो अपान 5। 2 3 5, 5 1 6, 6 4 10, 10 2 12, 12/5। ये आपका 12/5 मीटर जो है, ये आपका आया एवरेज, औसत आया। औसत का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं माध्य। इसको हम क्या कहते हैं, माध्य। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर हम औसत की बात करें तो इन पांचों छड़ी जो आपके सामने पड़ी हुई है, 5 छड़ी, इनका औसत आया 12/5 मीटर। ठीक है ना। अगर हम इसको डेसिमल में बदलेंगे तो लगभग आएगा 2.4 मीटर। ठीक है, ये इसका औसत है। लेकिन माध्यिका क्या है? माध्यिका मतलब हुआ कि जो बिल्कुल मध्य में है। तो मध्य में कौन है? तो इसकी जो माध्यिका है वो क्या है? वो है 1 मीटर। तो आपको एक लाइन में समझ में आ गया होगा कि औसत और माध्यिका के बीच फर्क क्या है, माध्य और माध्यिका के बीच फर्क क्या है। माध्य मतलब हुआ कि आप उसको जोड़ करके नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको माध्य मिलेगा, एवरेज मिलेगा, औसत मिलेगा। और माध्यिका मतलब हुआ सिंपल, जो बीच में है, यही माध्यिका है। माध्यिका मतलब क्या हुआ कि बीच में कौन है। और औसत मतलब क्या हुआ कि इन पांचों का औसत वैल्यू क्या है, औसत मान क्या है। जैसे आप कई सारा सामान खरीद लेते हो। मान लो कि एक दुकान पर गया और पांच पांच कमीजें खरीद ली, 5 शर्ट्स खरीद ली। अब उन पांचों कमीजों के दाम अलग अलग है। किसी का दाम 100 रुपया है, किसी का दाम 150 रुपया है, किसी का दाम 125 है, किसी का दाम 130 है, किसी का दाम 200 रुपये है। अब आप घर पर आए और आपके पिताजी ने पूछ लिया कि बेटा जो कमीज खरीद के लाए हो उनकी औसतन क्या कीमत पड़ी। तो आप बताओगे कि पिताजी औसतन उसकी कीमत 140 रुपया पड़ी। सारे शर्ट जो है औसतन 140 रुपया में मिल गए हमारे, लगभग। बताओगे कि नहीं बताओगे? ये एक अलग चीज है, ये औसत है। और माध्यिका क्या हुआ? माध्यिका मतलब कि बीच में है कौन। 5 लोग लेटे पड़े हो तो बीच में कौन है? वो तीसरा बंदा है, चाहे इधर से आओ चाहे इधर से आओ। समझ में आया ना। तो माध्यिका और औसत का फर्क समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। तो अब हम चलते हैं एवरेज के कुछ सवालों पर, क्योंकि फार्मूला तो इसका बेसिक बहुत इजी है कि आप जो भी डाटा दिए हैं उनको जोड़ करके उनके नंबर से डिवाइड कर लो, औसत निकल जाता है। सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। अब जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि 5 kg, 3 kg, 4 kg का औसत बताओ। औसत
एवरेज, एवरेज आपको फाइंड एवरेज, फाइंड एवरेज। तो एवरेज इसका क्या हो जाएगा बच्चा, इन तीनों को सम कर लेना है, 5 + 3 + 4 अपॉन 3, 12 आ जाएगा, 12/3, ये कट के आ गया 4। ये आपका एवरेज औसत। इसकी माध्यिका क्या हो सकती है, माध्यिका आप बोलोगे 3 किलो, बीचों बीच। अभी की हम बात कर रहे हैं, हालांकि माध्यिका जब पढ़ाऊंगा तो एक अलग सेटअप में होगा। समझ में आया कि नहीं आया। ये औसत का एक काफी छोटा सवाल है, इससे भी बड़े बड़े सवाल आएंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ 4 रुपीज और 3 रुपए 50 पैसे का औसत। ऑब्वियस सी बात है, 1 रुपए में है, 1 रुपए और पैसे दोनों में है। तो हमारा काम क्या है, या तो इन सबको रुपए में बदल दो या इन सबको पैसे में बदल दो, ठीक है ना। आसान यही होता है कि आप छोटा करो, छोटा करना हमेशा आसान है। जैसे 4 रुपए को लिख दिया 400 पैसा और 3.5 रुपए को लिख दिया 350 पैसा बटे 2। ये आपका आ गया 750 बटे 2, वैल्यू आ गई 375 पैसा, मतलब कि 3 रुपए 75। यह एक आपका छोटा सा सवाल भी गया। पहला सवाल बिल्कुल नॉर्मल था। दूसरे सवाल में यूनिट चेंज था, ठीक है ना। देखो हर चैप्टर की हर चैप्टर के जैसे इस चैप्टर में भी क्या लिमिटेशन है कि अब 3 रुपए के साथ 3 किलो का औसत नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसकी यूनिट बिल्कुल अलग है, आपस में कन्वर्जन ही नहीं। बात समझ में आ रहा है ना। यूनिट सेम होना चाहिए, राशियां सेम होनी चाहिए। पहला पहला इसका कंडीशन क्या है कि राशियां सेम होनी चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है कि इसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। मतलब ये पैसे हैं तो ये सारे के सारे पैसे ही होने चाहिए, और फिर ये रुपया रुपया पैसा है तो इन सबको या तो रुपए में बदल दो या इन सबको पैसे में बदल दो। ये एक छोटा सा सवाल था। अब तीसरे सवाल की तरफ हम आते हैं, और तीसरे सवाल को पढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूत्र जानते, एक महत्वपूर्ण फार्मूला। वो फार्मूला क्या है कि अगर कोई नंबर्स एक नियमित डिफरेंस में, अगर इनका डिफरेंस सेम है, यदि डिफरेंस सेम, इफ डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज सेम, इस केस में जो एवरेज होता है, एवरेज मतलब कि जो औसत होता है वो क्या होता है, वो होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो I + L अपॉन फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। ये फार्मूला है औसत निकालने का अगर डिफरेंस सेम हो तो। अब इसका बहुत वाइडली इस्तेमाल है, इस फार्मूले को लिख लो, बहुत वाइडली इस्तेमाल है। अभी आप सवालों को देखोगे तो कहोगे। ये फार्मूला लिख लिया, ये फार्मूला लिख लीजिए सभी लोग, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, ठीक है। फार्मूला वेरी इजी है, दिमाग में बस भी गया होगा, पहला प्लस अंतिम बटे 2। सवाल कैसे हो सकते हैं, सवाल ऐसे हो सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 101 का औसत। अब इस सवाल में आप क्या देख रहे हो, सबका डिफरेंस सेम है, 1 1 1 है ना।
तो इसका औसत क्या हो जाएगा? इसका औसत हो जाएगा पहला प्लस अंतिम बटे 102/2 मतलब क्या? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो इजी है कि नहीं इजी है? पहला प्लस अंतिम बटे 2। ठीक, मैंने आपसे क्वेश्चन कर दिया 4 के प्रथम 20 गुणजों का औसत। 4 के प्रथम 20 गुणजों का औसत, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। 4 के प्रथम 20 गुणजों का औसत, ठीक है, बेहद इजी। 4 का प्रथम गुणज 4 होगा, दूसरा 8 होगा। गुणज मतलब क्या? पहाड़ा, हमेशा याद रहे। गुणज मतलब क्या होता है? पहाड़ा होता है, टेबल होता है। इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मल्टीपल। गुणज मतलब क्या हुआ? मल्टीपल। तो मल्टीपल मतलब क्या हुआ? टेबल हुआ। तो 4 के प्रथम 20 गुणज मतलब 20 बार पहाड़ा पढ़ना है। 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 बिसाई 80। अब इसका औसत क्या होगा? बेहद इजी। औसत क्या होगा? पहला प्लस अंतिम बटे 2 मतलब 84/2 मतलब 42। यह एकमात्र ऐसा फार्मूला है जो कई सारे सवालों को आसान कर देता है। ठीक है ना? अभी आप यही देख रहे हो, अभी और भी सवाल देखोगे। इन सवालों को मैं भी बड़ा लेंदी लगाता था, लेकिन जब से मैंने ये जाना है काफी इजी हो गया है। नोट कर लिया? समझते भी रहो, ये नहीं कि नोट करने के चक्कर में समझना भूल जाओ। ठीक है ना? समझते रहना है। अब जैसे आपका क्वेश्चन है, अब सोचो सवाल ऐसा कर दो 50, 51, 52 डॉट 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 100 का औसत। इसमें भी डरने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे डिफरेंस सेम वाले हैं। एक एक का डिफरेंस है कि नहीं? 50, 51 एक एक का डिफरेंस है। तो ऐसे केस में जो एवरेज आने वाला है तुम्हारा वो क्या आएगा? पहला प्लस अंतिम बटे 2 150/2 मतलब कि 75। आंसर हो गया। क्या डरने की जरूरत है? इस एक फार्मूले ने आपकी अच्छी खासी जो है पावर बचा दी। हाँ, समय बचा दिया, मेहनत बचा दिया। नहीं तो पहले तो हम लोग ऐसा करते थे कि 1 से 100 निकालते थे, फिर 1 से 49 निकालते थे, फिर 1 से 100 में से 1 से 49 घटाते थे। तो जब 1 से 100 में से 1 से 49 घटा दोगे बचेगा क्या? 50 से 100। तब तो हमें मिलता था 50 से 100 तक का योग, और फिर उस योग को काउंट करते थे कितने नंबर्स हैं, फिर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या लगाते थे। वो सोचो कितना लेंदी प्रोसेस था, और बच्चों को समझा पाना कितना कठिन था वो प्रोसेस। फिर भी कुछ बच्चे उसमें ग्रेस्प कर लेते थे। अभी तो ग्रेस्प करने की पावर ये है कि 90% बच्चे समझ में तुरंत आ जाता है। कुछ है ही नहीं इसमें, पहला और अंतिम को जोड़ देना है, लेकिन उस शर्त को मेंटेन रखना है। वो कंडीशन क्या है कि इनके बीच का डिफरेंस कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक बात और शॉर्टकट में लिख दूं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बीच डिफरेंस सेम होता है, यह भी जानने की जरूरत है। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बीच डिफरेंस सेम होता है? तो वो कैसी कैसी चीजें हैं? जैसे कि तुम्हारा सम संख्या है, तो सम संख्या में भी डिफरेंस सेम है। विषम संख्या दे दी, उसमें भी आपकी डिफरेंस सेम है। फिर आपका क्रमागत संख्याएं दे दी। क्रमागत संख्या मतलब यही 11, 12, 13 ऐसा करते है ना, डॉट डॉट डॉट। क्रमागत संख्या दे दी। चौथा मल्टीपल दे दी। मल्टीपल मल्टीपल मतलब क्या हुआ? वही गुणज। इस गुणज के और भी नाम है, इस गुणज को अपवर्त भी कहते हैं। इस गुणज को अपवर्त भी कहते हैं। तो ये 4 ऐसी चीजें हैं, नॉट लिमिटेड टू दीज 4 ओनली, केवल यही 4 तक लिमिटेड नहीं है, और भी हो सकती है। ठीक है ना?
ये 4 बेसिक ऐसी चीजें हैं जिनके बीच डिफरेंस कैसा होता है, सेम होता है। अभी यही खत्म नहीं होता है सवाल, अभी और इसके टाइप आप समझोगे, ठीक है ना। सिर्फ इसी फार्मूले पर लिख लिया इतना, आगे बढ़ू मैं। अब आप देखो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दे दे 4 + 7 + 10 + डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और यहां पर लिख दे 20 पद तक, 20 पद तक बोल दे, और अब तुमसे पूछे औसत, अब तुमसे पूछ रहा हूं औसत, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक कठिन सूत्र का सामना करना पड़ सकता है। वो कठिन सूत्र है क्या? वो सूत्र है तुम्हारा ये, Tn = a + n-1। इसमें a क्या है? a है प्रथम पद, n क्या है? पदों की संख्या, और d क्या है? डिफरेंस, मतलब कि अंतर, ठीक है। जानना पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते, आना चाहिए, ठीक है ना। ठीक, देखो एक कॉमन समस्या समझो, अगर इसका औसत निकालना था तो हमें सिर्फ 2 ही चीज की जरूरत थी। पहली बात तो आपको अपनी शर्त फॉलो होनी चाहिए। वो शर्त क्या है कि इनके बीच डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो डिफरेंस सेम होने की शर्त फॉलो होगी। इन सबके बीच डिफरेंस कितने का है? 3 का है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ औसत निकालने के फार्मूले में a + l/2 का यूज कर सकते हैं, मतलब पहला प्लस अंतिम बटे 2 का। सही बात है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट पार्ट 2। फर्स्ट तो 4 है, लास्ट नहीं मालूम है। लास्ट कौन होगा? लास्ट होगा 20वां पद। जो 20वां पद होगा वही तो अंतिम पद होगा, क्योंकि 20 पद तक जा रहे हैं, तो जो 20वां पद होगा वही अंतिम पद होगा। तो 20वां पद होगा क्या, वो इसमें भर दो। ए प्रथम पद, प्रथम पद क्या है? 4। n 20वां पद है, डी डिफरेंस है जो कि 3 है, गुणा 3। अब इसको भरो, 4 × 19 गुणा 3, तो जो 20वां और अंतिम पद होगा वो क्या होगा? 61 होगा। अब आपका औसत क्या आएगा? औसत हो गया प्रथम पद 4, अंतिम पद 61/2, आंसर आ गया 65/2। सही बटा में बदलोगे तो 32.5 आ जाएगा, आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? कोई दिक्कत है? नोट कर लो इसको। हो गया बच्चों? ठीक है। अब आपका एक और क्वेश्चन ले लो, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, ठीक है। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या हो सकता है? प्रथम 50 सम संख्या, बल्कि यहाँ पर एक चीज और जोड़ना जरूरी, प्रथम 50 प्राकृतिक सम संख्याओं का, सम संख्या नहीं, प्राकृतिक सम संख्या। क्योंकि सम संख्याओं की अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो सम संख्या की डिफिनीशन क्या है?
कि जो 2 से कटे, विच इज डिविजिबल बाई 2, इन दैट केस -4 भी इवन नंबर है, -100 भी इवन नंबर है। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर तुम पता नहीं कर सकते, ना हाईएस्ट इवन नंबर पता कर सकते। लेकिन जब मैं इसको प्राकृतिक सम संख्याओं पर लिमिट कर दूंगा, तो पहली प्राकृतिक सम संख्या जो मिलेगी, प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होती है? 1 2 3 4 से शुरू होती है, 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या। और अगर 1 से स्टार्ट करो तो पहली सम संख्या क्या मिलेगी? 2। ठीक है ना? तो 2 1 जा 2 पहली होगी, 2 2 जा 4 दूसरी होगी, और इसी तरीके से जो 50वीं सम संख्या होगी वो 250 100 होगी। और इसका जो एवरेज औसत निकलेगा वो क्या होगा? 2 + 100 अपान 2, 102 अपान 2, और ये कट के आ जाएगा 51। और यहीं पर एक आपका टिक आता है कि अगर सम संख्या के औसत की बात करें, सम संख्या के औसत की बात करें, तो वो हमेशा जितनी सम संख्याएं होती हैं उससे n + 1 होता है, एक एक्स्ट्रा। ठीक है ना? लेकिन कई लोग ये बात नहीं जानते हैं, ये बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। लिमिटेड इन द सेंस, अगर ये 2 से नहीं शुरू हुआ तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा, कि कर जाएगा काम। तो आपको ये फर्स्ट प्लस लास्ट ही करना पड़ेगा। तो यह फर्स्ट प्लस लास्ट अपान 2 जो है, यह आपका एक मेगा फार्मूला हो गया, यह एक रामबाण हो गया, कई सारे सवालों में लगने वाला। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कह देता हूं प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, यहां भी एक चीज मैं जोड़ना भूल गया, प्रथम 50 प्राकृतिक विषम संख्याओं का, प्रथम 50 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। क्या होगा? प्रथम 50 प्राकृतिक विषम संख्या शुरू किससे होंगी बताओ? 1 से शुरू होंगी, 1 3 5 7। अब मुझे बताओ 50वीं विषम संख्या होगी क्या? दिस इज द क्वेश्चन। 49 होगी? 51 होगी? ऐसा कैसे संभव है? पहली बात तो 2 2 के गैप से भाग रही है, ये बात की समझने की जरूरत है। और एक चीज और अपने दिमाग में डाल दो कि आपका जो विषम संख्याएं होती हैं ये चलती हैं 2n + 1 के केस में, और जहां या फिर 2n - 1 भी कर दो तब भी चलेगा, ये ज्यादा आसान है। 2n - 1 के केस में चलती है, मतलब पहली विषम संख्या क्या होगी? 1 बार 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया। दूसरी विषम संख्या क्या होगी? 2 2 4, 4 में से 1 गया 3। तीसरी विषम संख्या क्या होगी? 2 3 6, 6 में से 1 गया। चौथी विषम संख्या क्या होगी? 2 चौके 8, 8 में से 1 गया। 50वीं विषम संख्या क्या होगी? 2 85 100, 100 में से 1 गया। तब बताइए, जो 50वीं विषम संख्या वो होगी 99, और इनका औसत क्या होगा बच्चा? औसत होगा पहला धन अंतिम बटे 2, मतलब कि 100/2, मतलब कि 50। और यहीं से आपका और एक चीज जुड़ जाता है कि जो विषम संख्या का औसत होता है, विषम संख्या का औसत वो होता है यह। ठीक है ना? प्रथम 50 विषम संख्या का औसत 50, प्रथम 50 सम संख्या का औसत 50 से 51। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस फार्मूले से, ये फार्मूला है क्या चीज? 2n होने को नहीं हो पाएगा यहाँ पर, यहाँ सेट होगा 2n +2 सेट होना चाहिए, क्या +2 सेट होना चाहिए तभी हो पाएगा। 1 मिनट, नहीं नहीं 2n ठीक है, हाँ सॉरी 2n ठीक है। सम संख्या का फार्मूला है 2n, यहाँ पर प्राकृतिक सम संख्या का, जहाँ n 1 से शुरू होगा, n = 1 2 n = 1 2 ये भी भाई देखो
ये छोटे बच्चे हैं, ये लिखे ना लिखें, आपको तो लिख लेना बहुत जरूरी है। ये चीजें जो है ना, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें होती हैं, है ना। आपको लगता है सब आ रहा है, एग्जाम हॉल में बैठेंगे नहीं आएगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ एग्जाम हॉल। हाँ, घरे जरूर आएगा, एग्जाम हॉल में नहीं आएगा। तो ये हो गया औसत। हाँ, लिख लिया सबने। ये दो फार्मूले समझ में आए। सम संख्या का औसत क्या होता है, एक एक्स्ट्रा। विषम संख्या का औसत वही सेम टू सेम। तो आप इसकी मदद से भी ये चीजें कर सकते थे। ठीक। अब जो है आपका कुछ अलग क्वेश्चंस चलेंगे। ठीक है। इसके लिए पहले मैं थोड़ा सा थियरी बता दूं आप लोगों को। जैसे अगर मैं कह देता हूं प्रथम, प्रथम नहीं, 5 संख्याओं का औसत बराबर 12। अगर इनका औसत 12 है, ठीक है ना, तो औसत निकलता कैसे है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। माने अगर आप राशियों की संख्या से राशियों के योग को डिवाइड करते हो, तब मिलता है हमारा औसत। तो अगर इन औसत से इन राशियों का योग निकालना होगा, 5 संख्याओं का योग निकालना होगा, तो इन दैट केस आपको इस 12 में 5 का गुणा करना पड़ेगा। योग से औसत पर गए थे तो तुम नंबर्स से डिवाइड किए थे, अब औसत से योग पर आओगे तो तुम नंबर्स से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आपका आ गया 60। ये इसकी थ्योरी है कि अगर 5 संख्याओं का औसत 12 है तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा, 60 होगा। ठीक। अब जो है आपके कुछ क्वेश्चंस, एक साथ मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ। 5 संख्याओं का औसत 12 है। ठीक। प्रारंभिक 4 संख्याओं का औसत 10 है। पांचवी संख्या, ये आपका क्वेश्चन है। जो बार तुम लोग बुला रहा है ऊपर। 5 संख्याओं का औसत 12 है, प्रारंभिक 4 संख्याओं का औसत 10 है, पांचवी संख्या बताओ। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 संख्याओं का जो योग होना है, योग, वो औसत में गुणा करने पर मिल जाना है, 12 25 60। और जो प्रारंभिक 4 संख्याएं हैं, उनका जो योग होना है वो हो जाना है 10 गुणे 4, मतलब कि 40। तो ऑब्वियस सी बात है, इन 5 संख्याओं के योग में से अगर 4 संख्याएं घटाई जाएगी तो बचेगा क्या, बचेगा पांचवी संख्या। बचेगा कि नहीं बचेगा, पांचवी संख्या हो जाएगी 60 में 40 गया 20। समझ में आ गया। हालांकि एसएससी वालों के लिए ट्रिक्स अवेलेबल है, ठीक है ना, वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। हाँ, उसी तरीके का ट्रिक है। हाँ, सॉरी। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि वो जो ट्रिक्स है आपके लिए उतने खास नहीं है, ये भी ठीक है ना, वो थोड़ा सा समय बचा सकते हैं, लेकिन ये जो बेसिक है ये भी बड़ा ठीक है। और क्वेश्चन लिख लिए आप लोग, लिख लिए। ठीक है, हो जाएगा यार। चलो।
अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन लगभग सेम रहेगा। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 यदि प्रथम 3 संख्याएं 12, 13 और 10 हों तो नंबर 1, बची 2 संख्याओं का योग क्या होगा। नंबर 2, बची 2 संख्याओं का औसत क्या हो। ठीक है, फिर आपका सॉल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा माइन्यूट चेंज हुआ है क्वेश्चन में। है ना, इजी है, कोई कठिन नहीं है ना। 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो इन 5 संख्याओं का जो योग होना है, योग वो हो जाना 12 बचे 7। सही है कि गलत है? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लगा दो। 12 गुणे 5 इक्वल टू 60। ठीक है, उसमें से अगर प्रथम 3 संख्याएं हैं तो जो प्रथम 3 संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा। प्रथम 3 संख्याओं का योग वो हो जाएगा 12 प्लस 13 प्लस 10। 12 13 25, 25 10 35। ठीक, अब अगर 5 में से 3 संख्याएं घटा दिए तो मिलेगा क्या, शेष 2 संख्याओं का योग। शेष 2 संख्याओं का योग 60 माइनस 35 इक्वल टू 25। ये शेष 2 संख्याओं का योग मिला, और इन शेष 2 संख्याओं का औसत निकालने के लिए दिव्या क्या करेगी। इन शेष 2 संख्याओं का योग अगर 25 आ गया तो इन शेष 2 संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, आप सभी नवोदय वालों में बताइए, जो आप लोग बैठे क्या करा दे। अगर इन 2 संख्याओं का योग 25 आ गया तो औसत कैसे निकलेगा, तुम मत बताना, पीछे से पूछी हो ना। बोलो क्या दिमाग चल रहा है। तुम बताओ दिव्या, औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इन 2 संख्याओं का योग 25 मिल गया। अब अगर इनका औसत निकालना होगा तो इस योग को राशियों की संख्या से डिवाइड करना होगा। राशियां तो 2 ही है ना, तो 25 को किससे डिवाइड करोगे। तब बताओ, यही तो नहीं बता पा रहे हैं। 25/2 इक्वल टू 12। एक बार और समझ लो इस बात को, सुनो ध्यान से 1 मिनट। मैंने अभी तुम्हें इसके पहले वाले में बताया है कि अगर 5 संख्याओं का औसत 12 है तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप औसत से योग पर जा रहे हैं, औसत से योग निकालना है तो आप गुणा कर दो। यही तो हम कर रहे हैं कि औसत से योग निकाल रहे हैं तो हम गुणा कर रहे हैं। और अगर योग से औसत पर जाओगे तो भाग दे दो। क्या बात है इसमें, क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ। सूत्र से ही तो है, सूत्र क्या कहता है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो औसत पर अगर जाना है तो राशियों के योग को भाग दे दो, और अगर औसत से योग पर आना है तो राशियों की संख्या से गुणा कर दो। बात समझ में आया ना। तो यहाँ हमें योग मिल गया था, और अगर औसत पे जाना है तो 2 से भाग देना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नोट कर लो इसको।
ठीक है, कुछ और सवाल पर आते हैं। एक कक्षा की एक कक्षा की 12 विद्यार्थियों की 12 विद्यार्थियों की औसत आयु औसत आयु 14 वर्ष। एक नए विद्यार्थी के आ जाने से यह आयु यह आयु घटकर 13 वर्ष हो जाती है। 13 वर्ष हो जाती है। बड़ा एक तो डर बना हुआ है कि कहीं आने वाला विद्यार्थी काफी छोटा ना हो जाए, 1 साल 2 साल का है। 1 2 साल का हो गया क्या? घटकर 13 वर्ष हो जाती है। अरे वो जीरो ना हो जाए कि वो आया ही नहीं। एक नए विद्यार्थी के आ जाने से आयु घटकर 13 वर्ष हो जाती है। नए विद्यार्थी की आयु क्या है? सवाल बनाते हैं तो इन सब चीजों का बड़ा एक डर रहता है ना। इसका सलूशन करते हैं। क्या होगा? 12 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है वो 14 वर्ष है, ठीक है। तो 12 विद्यार्थियों की जो कुल आयु वो हो जाएगी 12 × 14। बोलो सही है कि गलत? गुणा कर देंगे औसत में संख्या का, कितना आ जाएगा? 12 × 4 = 48, 12 × 12 = 4 = 16, 168। ठीक है, सही है। एक नया विद्यार्थी आ जाएगा तो 13 विद्यार्थी हो जाएंगे, और 13 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी है? 13 विद्यार्थियों की आयु जो है घटकर 13 वर्ष हो जाती है। मतलब ये 13 × 13 हो जाएगा, मतलब कि 169। मतलब क्या हुआ कि अगर 12 विद्यार्थियों की कुल आयु 168 वर्ष है और 13 विद्यार्थियों की कुल आयु 169 वर्ष है, तो जो नया हमारा छात्र है नया छात्र, उसकी जो आयु हो जाएगी, नए छात्र की आयु जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 169 - 168। वो 1 वर्ष का विद्यार्थी बड़ा ब्रिलियंट है ना। 14 वर्ष के बच्चों की कक्षा में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, वो असल में किसी के साथ आ गया होगा, अपने भाई बहन के साथ या मास्टर साहब के साथ। अब भाई अब सवाल बनाने में यही तो एक कष्ट है। हाँ, अब सवाल बनाएंगे तो भाई दिक्कत बढ़ सकती है। वही रहा, सवाल ऐसा बना कि फिर पूरा का पूरा जो है माजरा ही गड़बड़ कर दिया। और हमें लगता है अगर मैं इसको 15 वर्ष कर देता तो बहुत बड़ा निकल जाता। 15 या 45, 195 हो जाता ना। 195 और 168 का निकालो, बहुत लंबा आता है। वो फिर आदमी आता पर, वो नया छात्र नहीं रहता, वो आदमी हो जाता है। चलो ठीक है। हाँ, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा है वही टाइम, थोड़ा सा बदल जाएगा। 12 विद्यार्थियों की 12 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत वजन औसत वजन 20 किलो है, ठीक है। यदि यदि 39 किलो का एक नया छात्र
एक नया छात्र जुड़ जाता है तो तो नया औसत वजन क्या हो? ये आपका क्वेश्चन है। 12 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत वजन 20 केजी है। यदि 39 किलो का एक नया छात्र जुड़ जाता है तो नया औसत वजन क्या होगा? ठीक है। 12 विद्यार्थियों का 12 विद्यार्थियों का जो कुल वजन होने वाला है वो कितना होगा संजना? 12 विद्यार्थियों का कुल वजन कितना होगा? हाँ, 12 × 20। वेरी गुड। 12 × 20 हो जाएगा 240। अब जरा सोचकर मुझे बताओ, सोचकर मुझे बताओ कि जो 13 विद्यार्थी हो जाए उनका कुल वजन कितना होगा? भागवत बताओ, सोचकर बताओ कि 12 विद्यार्थी में एक विद्यार्थी और जुड़ा 39 किलो का, तो नया वजन क्या हो जाएगा 13 विद्यार्थियों का कुल वजन? कैसे प्राप्त होगा? 12 विद्यार्थियों का अगर कुल वजन 240 किलो है तो 13 विद्यार्थियों का वजन क्या करने पर मिलेगा? 240 में 39 जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना। 240 किलो तो 12 का कुल है। 12 विद्यार्थियों का कुल वजन 240 किलो है। अब उसमें एक विद्यार्थी 39 किलो का अगर जुड़ गया तो 13 विद्यार्थी का वजन कैसे मिलेगा? 39 जोड़ने का 9 24 27 289। ठीक है ना। और अब इन 13 विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा? दिव्या, औसत वजन कैसे निकलेगा 13 विद्यार्थियों का औसत वजन? अब वो औसत वजन कैसे निकलना है? 13 विद्यार्थियों का कुल वजन तो मिल गया हमको 289। अब बताओ औसत वजन कैसे निकलेगा? भाग देने पे। वेरी गुड। क्या करेंगे? 289 फिर क्या करेंगे? बटे 13। वेरी गुड। अब 13 से 289 को भाग दे दो। 13 दूना 26, एक 9, 13 एकम 13, 6। आंसर आ गया आपका 21 सही 6/13। ठीक है ना। ये आपका नोट कर लो इसको। नोट हो गया। अगला देखिए। हम्म, एक व्यापारी एक व्यापारी 5 टिन डालडा 5 टिन डालडा 560 रुपए पर केजी और 7 टिन डालडा 545 रुपए प्रति टिन। ये पर केजी नहीं होगा, ये प्रति टिन है। 545 रुपए प्रति टिन की दर से
खरीदता है, खरीदता है। डालडा का औसत मूल्य क्या? अरे औसत अपने आप में थोड़ा कठिन चैप्टर है बच्चों के हिसाब से। अभी इसमें बारिश होनी बाकी है, बारिश के बाद आदमी यात्रा भी करेगा। दो चीजें अभी बाकी है, बारिश होना और यात्रा करना। चलो, तो इसका औसत कैसे निकलेगा बच्चों? औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इसमें जो कुल राशियां जो आपकी खर्च होंगी, जो राशियां आपकी खर्च होंगी वो कैसे खर्च होंगी? 560 रुपए प्रति टिन के हिसाब से 5 टिन डालडा खरीदा है, तो इस 5 टिन की कीमत कितनी हो जाएगी? 560 गुणे, वेरी गुड, प्लस 545 रुपए प्रति टिन की दाम से 7 टिन खरीदा, इसका दाम कितना होगा? 545 गुणे 7 बटे राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या मतलब क्या? कितना टिन डालडा कोई खरीद रहा है? 5 + 7 12। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 जीरो 5 छक्के 30, 5 पचे 25, 3 28, 7 पचे 35, 7 चौके 28, 3 31 और 7 पचे 35, 3 38 बटे 12। ये हो गया 15, 8 8 16, 2 3 5 1 6 बटे 12। भाग दो, 12 पचे 60, 6 1, 12 पचे 60, 1 5, 12 एकम 12, 3 जीरो, 12 दूना 24, 12 पचे 60 रुपए। सही है जी। 12 पचे 60, 12 पचे 60, 12 एकम 12, 3 जीरो, 12 दूना 24, 12 पचे 60, 551.25। हाँ, बड़ा कैलकुलेशन वैलकुलेशन करने के लिए देखो, मैं आपको हमेशा एक बात समझाता हूँ कि लोग समझते हैं कि मैथ है उसको कैसों घुस पोछ, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मैथ सब्जेक्ट के साथ साथ एक आर्ट भी है, उसको आप जितना सुंदर लिखोगे ना वो उतना क्लियर रहेगा, और अगर वो क्लियर नहीं रहा तो आप गड़बड़ा जाएंगे। इन बच्चों की किताब में मैंने एक सवाल देखा था, मैं आपको बता रहा हूँ। वो सवाल ऐसे था, 4 सही 5 बटे, देखो सवाल में थोड़ा सा चलो बटे 6 कर देता हूँ, 3 सही 4 बटे 6 धन 2 सही 1 बटे 6 धन 9 सही 2 बटे 6। अब ये सवाल देखने में कितना बड़ा लगता है, आप लोग हो बताओ मुझे, इसको आसानी से कैसे करेंगे? अपने तरीके बताओ। उसको जोड़ देंगे जो सही वाला है, इसको 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 और इसको। 4 3 7 2 9 9 18, ठीक। और बताओ। सही है, सही है। इसका तरीका यही है कि ये जो आपके सही बटे वाले पोर्शन है, अगर आप इनको ध्यान से देखो तो ये क्या है? 5 4 9, 9 1 10, 10 2 12, और 12 बटे 6 करोगे आ जाएगा 2, तो 18 में 2 2 2 20, है ना? ये कैलकुलेशन ट्रिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, है ना? तो यही सब चीजें हैं जो आपको दिखती हैं, लेकिन आप अभी नहीं मालूम रहेगा तो कैसे करोगे? 6 चौके 24, 5 29 बटे 6 करोगे, फिर आई करोगे, फिर आउ करोगे, और ये 1 सेकंड का है ना? तो चलो खैर, अब आप लोगों में बारिश करवा दिया जाए, ठीक है ना? हाँ, बारिश का क्वेश्चन आएगा। एक सप्ताह की औसत वर्षा, औसत वर्षा 6 सेंटीमीटर है।
6 सेंटीमीटर है। एक सप्ताह की औसत वर्षा 6 सेंटीमीटर है। यदि सोमवार व मंगलवार को यदि सोमवार व मंगलवार को औसतन 7 सेंटीमीटर वर्षा हुई हो, यदि सोमवार व मंगलवार को औसतन 7 सेंटीमीटर वर्षा हुई हो, बुधवार, बृहस्पतिवार व रविवार को कुल 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 19 सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो सोम मंगल बुध बृहस्पति रविवार हो गया है ना, तो शुक्रवार व शनिवार को औसतन 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 कितनी वर्षा औसतन कितनी वर्षा एक सप्ताह की औसत वर्षा 6 सेंटीमीटर है। सोम मंगल को औसतन 7 सेंटीमीटर हुई, बुध बृहस्पति रविवार को कुल 19 सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो शुक्रवार व शनिवार को औसतन कितनी वर्षा हुई। कंफ्यूज नहीं होना है, सावधानी से सुनते समझते हल करना है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है ना, तो जो 7 दिनों की कुल वर्षा है, कुल वर्षा वो कितनी हो गई, 6 × 7 42 सेंटीमीटर। सही है कि गलत है। ये 7 दिनों में कौन कौन आएगा, ये 7 दिनों में आएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और आपका सैटरडे। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। अब इन 7 दिनों में जो मंडे और ट्यूसडे की जो वर्षा हुई है वो कुल वर्षा कितनी हुई है। अब बताओ, मंडे ट्यूसडे की कुल वर्षा दिया कि औसत वर्षा दिया है। औसत वर्षा दिया है, तो मंडे ट्यूसडे कुल कितने दिन हुए, 2 दिन हुए। अब ये 2 दिनों की कुल वर्षा कितनी होगी, 7 × 2 = 14 सेंटीमीटर। और फिर क्या दिया हुआ है, वेडनेसडे, थर्सडे और संडे, संडे की भी कुल वर्षा दिया है, तो इनकी कुल वर्षा कितनी हो गई भाई, 19 सेंटीमीटर। अब जब तुम इन 7 दिनों में से इन 5 दिनों को घटाओगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे संडे, तो बचेगा कौन, बचेगा फ्राइडे और सैटरडे। और फ्राइडे और सैटरडे की कुल वर्षा कितनी हो जाएगी, जब आप 42 में से क्या घटाओगे, घटाओगे 14 को और 19 को, तो 42 - 14 19 कितना आएगा, 33, और इसको वैल्यू आ गई 9, है ना। लेकिन पूछा है कुल वर्षा नहीं औसत वर्षा, तो औसत वर्षा कितनी हो गई, औसत वर्षा हो गई हमारी 9/2 मतलब कि 4.5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है, 4.5 सेंटीमीटर की औसत वर्षा हुई है शुक्रवार और शनिवार को। हमें लगता है सबसे कम वर्षा इसी दिन औसतन देखा जाए तो। 6 सेंटीमीटर। अब तुम लोगों से गाड़ी चलवा दिया जाए काम करना, ठीक है ना।
ऐसे तो कई सारे और सवाल आएंगे तुम लोगों के। रन बनाने वाला सवाल आ जाएगा, है ना। फिर अध्यापक की उम्र जुड़ जाएगी। तो अब ये सब इन्हीं सब टाइप से हो जाएंगे। जो आपका कॉन्सेप्ट था वो इतना ही। हो गया। ठीक है। अब नोट कर लेना दी। देखो, अब एक फार्मूला जो बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि जो औसत चाल होता है, औसत चाल, ये बराबर होता है राशियों का योग। देखो, राशियों का योग मैं लिख रहा हूँ। तो मतलब जो ऐसा हो गया गड़बड़। ये हो गया कुल दूरी बटे कुल समय। और एक बात जान लो, ठीक है ना। एक बात ये समझ लो तुम लोग, स्पेशली तुम लोग भी, कि ये जो औसत चाल का ये फार्मूला है ना, ये जैसा लिखा है वैसा ही ये मीनिंग करता है। आपको औसत चाल निकालने के लिए हमेशा कुल दूरी और कुल समय ही चाहिए। इसके अलावा कुछ भी वो बन करके आए आपके सामने, आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना। जैसे अगर बोल दे 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, औसत बोल दे, तो ये नहीं कि 50 40 90/2 कर दो, गलत हो जाएगा। औसत चाल का जैसे फार्मूला है वैसा ही वो मीनिंग करता है। औसत चाल निकालने के लिए आपको हमेशा कुल दूरी चाहिए और कुल समय चाहिए। ये बात अपने दिमाग में घुसा लो। यही इसका मूल मंत्र है, यही इसका टोटका है। हेल्प करेगा। समझ में आया ना। जैसे कल मैं आपको एक और कुछ बताया था ऐसा, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी बड़ा स्पेशल था आप लोगों का। कल मैं इस पर कल क्या पढ़ा रहा था, स्क्वायर रूट ही पढ़ा रहा था क्या? नहीं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा था, है ना। उसमें था कोई एक ऐसा, हाँ। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में मैंने एक मूल टोटका आपको क्या बताया, कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बदलता रहता है। ये बड़ा मूल मंत्र है। तो ये औसत चाल का ये मूल मंत्र है। औसत चाल निकालने के लिए यू ऑलवेज नीड कुल दूरी और कुल समय। तो एक सवाल इसमें लिखते हैं। एक मोटर गाड़ी, एक कार लिख दो यार। एक कार पहले 5 घंटे में, एक कार पहले 5 घंटे में 240 किलोमीटर चलती है, और आगे के 5 घंटे में 260 किलोमीटर चलती है। कार की औसत चाल। कार की औसत चाल। कार की औसत चाल बताओ। ठीक है। तो औसत चाल बराबर क्या होगा? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी दे दिया आपका 240 प्लस 260। कुल समय दे दिया 5 घंटे प्लस 5 घंटे। जोड़ लो, 0.05/10। रफ्तार आ गई 50 किलोमीटर पर। यही आपका सोल्यूशन है, 50 किलोमीटर पर घंटा। अब सवाल एक छोटा सा बढ़ेगा। ठीक, नोट हो गया।
इसका एक लास्ट सवाल। एक व्यक्ति स्थान ए से बी आने व जाने क्रमशः 3 घंटे व 5 घंटे लेता है। थोड़ा सा सवाल में भूल तो नहीं रहा हूँ। एक व्यक्ति स्थान ए से बी आने व जाने में क्रमशः 3 घंटे व 5 घंटे लेता है। यदि ए से बी के बीच की दूरी 30 किलोमीटर हो तो व्यक्ति की औसत चाल। औसत चाल ठीक है। औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? राशि क्या होगा? कुल दूरी बटे कुल समय। तो अगर ए से बी के बीच की दूरी 30 है तो गया भी 30 आया भी 30, समय लिया 3/5, ये हो गया 60/8 जो कि कट के आ जाएगा 15/4। वैल्यू आ गई 15/4 किलोमीटर पर। ये आपका हो गया 15/4 किलोमीटर पर घंटा। जो क्वेश्चन मुझे बताना था वो एक अलग था, ये नोट कर लीजिए ना। वो सवाल ऐसे था, देखिए लास्ट क्वेश्चन ले लो। यदि कार की औसत चाल अच्छा हाँ, ये 4 से 15 बार में और ये 4 से 2 बार में खत्म कर, तो ये 15/2 हो जाएगा। यदि कार की औसत चाल ए से बी जाने में 30 किलोमीटर पर घंटा और वापस आने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या हो? चलो भाई, अब इसके लिए मैं आपको चांस देता हूं, आप लोगों को क्या इसे करिए पहले। गलत है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप इसे लगाइए। मैंने आपको क्या कहा था कि जब औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो आप उसको मिनट करिए कि कुल दूरी और कुल समय हमें चाहिए।
इसमें दूरी का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन ये पता है कि ए से बी गया है 30 और वापस आया है 40। इन दोनों समयों में जो दूरी रही है वो सेम रही है। अरे भाई ए से बी के बीच की दूरी थोड़ी बदल जाएगी। आप यहाँ से गोरखपुर गए और गोरखपुर से यहाँ आए, दूरी थोड़ी बदली है, तो बदल गई है, लेकिन वो दूरी दी नहीं है। अब अगर वो दूरी नहीं दी है तो आपको x मानना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ उसमें दूरी क्या मानी। इसमें जो दूरी मानिए वो मानिए एलसीएम ऑफ 30, 40। 30 और 40 का जो एलसीएम होगा इसी को आपको दूरी मान, और वो एलसीएम ऑब्वियस सी बात है वो आएगा 120 किलोमीटर। ये मानी गई दूरी, ठीक। अब जो आपका औसत चाल निकलेगा वो क्या निकलेगा, कुल दूरी बटे कुल 120 गया भी है 120 आया भी है। 120 क्या है, ये 120 वह मानी गई दूरी है जो ए और बी के बीच में है। 120 गया 120 आया। समय कितना लिया, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 120 जब गया होगा तो उसमें समय कितना लगा होगा 120 बटे 30, और जब आया होगा तो समय कितना लगा होगा 120 बटे 40। कैसे हो रहा है ये इस फार्मूले से हो रहा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 120 की है, चाल 30 की है जाते समय, और दूरी 120 की है, चाल 40 की है आते समय, ठीक। तो 120 में 120 जोड़ोगे आ जाएगा 240, ये 4 ये 3, 240 बटे 7। आंसर कितना आया 7 त्रिक 21, हाथ में लगा 3 जीरो, 7 चौक 28, हाथ में लगा 34 सही 2/7 किलोमीटर पर घंटा। ये हमारा औसत चाल है। तो आज का लेक्चर जो औसत का था यही समाप्त होता है। ये पूरा बेसिक लेक्चर ही था, इससे भी कठिन कठिन सवाल आते हैं, इससे भी कठिन कठिन ट्रिक्स होते हैं। वी विल लुक फॉरवर्ड टू इट।